बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चची ने बहुत मोहब्बत से मेरा रिश्ता मांगा था। सब हैरान थे क्योंकि मेरे अंदर ऐब था। शादी की तैयारियां धूमधाम से हुई, पर रुखसती से पहले चची ने अब्बा से 10 लाख जहेज की मांगी। सब ने चची को बहुत समझाया, पर जब अब्बा पैसे ना दे सके तो चची बारात वापस ले गई। ये सदमा अब्बा बर्दाश्त न कर सके और इंतकाल कर गए। मैं अब्बा के जनाजे पर बैठी थी। मैंने रोते हुए अल्लाह से कहा कि या तो मुझे मौत दे दे या ऐसा मुआवजा कर कि दुनिया देखती ही रह जाए। ये कहते जो ही जनाजे पर सर रख कर आंखें बंद की, अगले ही लम्हे मेरा नाम परी है और मैं अपने अब्बू के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। वो छोटा सा घर ही हमारी जन्नत था, जहां मैं और अब्बा एक दूसरे में खुशी और सुकून ढूंढ लेते हैं। अब्बा रेलवे में नौकरी करते थे और मैं कॉलेज में पढ़ती थी। अब्बा के पास बहुत पुराने मॉडल की स्कूटी थी, जिस पर अब्बा मुझे रोज सुबह कॉलेज छोड़कर ही काम पर जाते थे और वापसी पर मैं अपनी दोस्त सिदरा के साथ रक्शे पर आती थी। सिदरा मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, या यूं कहूं कि सिदरा मेरी वाहिद दोस्त थी। सिदरा के अलावा न कभी किसी को दोस्त बनाने की जरूरत पड़ी और न ही मैंने बनाई। हर बात, हर दुख सुख अपना हम दोनों एक दूसरे से बांट लिया करते थे और यूं ही बचपन से जवानी का दौर आ गया था। सिदरा और मेरी दोस्ती में कोई कमी नहीं थी, मगर हम दोनों में शक्ल सूरत का थोड़ा सा फर्क था। मैं गोल मटोल शक्ल वाली, गोरी चिट्टी और बला की हसीन थी। मैं जब हंसती थी तो मेरे गालों में गहरे डिंपल बनते थे जो मुझे मजीद दिलकश बना देते थे। वहीं सिदरा का रंग बहुत सांवला था और खत काट भी मुझसे छोटा था। वो मेरी तरह खूबसूरत नहीं थी, लेकिन उसका दिल बहुत खूबसूरत था। मैंने दुनिया में इतना मुखलिस दोस्त कोई न देखा था जैसी सिदरा थी। मोहल्ले में जब भी कोई हम दोनों को देखता तो उसके रंगो रूप का मजाक बना देता, लेकिन वो बुरा मानने की जगह मजाक करने वाले के साथ खुद पर ही हंसने लगती थी और मेरी तारीफें करती रहती, जिससे कहने वाला खुद ही थक कर चुप हो जाता था। मेरी जिंदगी में सिदरा का बहुत अहम मकाम था, क्योंकि वो सारी बातें जो लड़कियां अपनी माओ को बताती हैं मैं उसे बता देती थी। वो बहुत अच्छी थी, कभी मेरी दोस्त बन जाती और कभी मेरी माँ जैसी मेहरबान। मुझे कभी माँ की कमी महसूस ही नहीं हुई थी। मेरी पैदाइश पर ही अम्मा इस दुनिया से चली गई थी। मुझे नहीं याद कि मेरी माँ कैसी थी, लेकिन मैंने माँ को सिदरा और अब्बा के रूप में पा लिया था। अब्बा कभी मेरे बाप बन जाते थे और कभी मेरी माँ। कम कमाने वाले लेकिन कमाल की आदतें रखने वाले इंसान थे मेरे अब्बा, और मैं दावे से कह सकती हूँ कि दुनिया में मेरे बाप जैसा कोई होगा ही नहीं। अम्मा के जाने के बाद अब्बा ने दूसरी शादी नहीं की, क्योंकि वो मुझ पर सौतेली माँ मुसल्लत नहीं करना चाहते थे। मोहल्ले की एक आपा थी जो सबका ही ख्याल रखती थी। मेरे कॉलेज से आने के बाद जब तक अब्बा घर ना आ जाते वो मेरे साथ ही रहती थी और फिर रात का खाना खाकर चली जाती थी। मुझसे माँ बिछड़ी थी, लेकिन मुझे बहुत ही मोहब्बत करने वाले लोग मिले थे। ख्याल रखने वाली आपा, मोहब्बत और एतबार करने वाले अब्बा और मुझे हर मकाम पर सपोर्ट करने वाली सिदरा। ये उन दिनों की बात है जब मैं और सिदरा एक ही साथ कॉलेज में जाया करते थे। अब्बा की स्कूटी खराब हो गई तो उन्होंने सिदरा के साथ ही मुझे सुबह भी कॉलेज जाने को कह दिया था। हम दोनों साथ ही जाती और साथ ही वापस आ जाती। मगर एक दिन एक ऐसा वाकया हुआ जिसने मुझे बहुत खौफजदा कर दिया था। हम दोनों सड़क पर खड़ी रक्शे का इंतजार कर रही थी जब एक मोटरसाइकिल हमारे पास आकर रुका, जिस पर स्याह जैकेट और कंधों तक आते बालों वाला लड़का बैठा हुआ था। शक्ल से ही चोर लग रहा था और वो था भी चोर ही। हमारे हाथों से मोबाइल छीनने लगा तो मैंने घबरा कर चीख मारी और मेरा नकाब मेरे हाथ से छूट गया। जैसे ही मेरे मुंह से वो गिरा, लड़का जैसे पत्थर का बन गया और मुझे देखता रहा। मैं बहुत डर गई थी, इसीलिए मैंने सिदरा का हाथ पकड़ा और उसे लेकर वहां से भाग गई। सिदरा बड़े जिगरे वाली थी। ऐसी सूरत हाल में भागते हुए वो चोर के हाथ से हमारा मोबाइल फोन वापस छीन लाई थी, और वो भी किसी और ही धुन में चला गया था। इसीलिए कुछ ना बोला, बस हमें जाते हुए देखता रहा। कुछ दूरी हमें रिक्शा मिल गया और हम दोनों घर आ गए। मैं सिदरा की तरह बहादुर नहीं थी। छोटी छोटी चीजें मुझे डरा कर रख देती थी। वो सारा दिन और रात मेरे खौफ में ही कटे थे, और अगले दिन जब अपनी हालत का मैंने सिदरा को बताया तो वो जोर जोर से हंसने लगी थी। बहुत ही डरपोक हो यार, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। उसे हंसता देखकर मैं भी हंसने लगी थी, और कभी कभी मुझे अपने इतने बेवकूफ और डरपोक होने पर हंसी भी आती थी। मैं शायद दुनिया का कोई 8वां अजूबा ही थी। हम दोनों बातें करते करते ही कॉलेज से बाहर निकलकर सड़क पर आए तो वो चोर अपनी मोटरसाइकिल लिए वहीं खड़ा नजर आया था। मैंने घबरा कर सिदरा का हाथ पकड़ लिया। इससे पहले कि वो कुछ कहता, रक्षा रुक गया और हम बैठ गए। सारे रास्ते मेरा दिल तेज तेज धड़कता रहा, और तब तो मेरी चीख निकल गई जब मैंने उस चोर लड़के को हमारा पीछा करते हुए देखा। हम घर के पास उतरे तो अपने घर जाने की जगह मैं सिदरा के घर में ही घुस गई थी।
उस वक्त मैं इतनी डरी हुई थी कि अपने घर जाती तो खौफ से ही मर जाती। शाम को जब अब्बू आए तो मैं फिर घर चली गई थी, मगर वो चोर लड़का मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। वो होलिये से छटा हुआ बदमाश लग रहा था, और बदमाशों से अच्छा भला इंसान डर जाए, मैं तो फिर लड़की थी। अगले दिन फिर वो कॉलेज के बाहर मौजूद था। वो घूर घूर कर हमें देख रहा था, और जब कुछ वक्त तक हमें रक्षा ना मिला तो उसने बाइक हमारे आगे लाकर खड़ी की। कहो तो मैं छोड़ देता हूँ। उसका होलिया ही नहीं, उसका लहजा भी छटे हुए बदमाशों जैसे ही था। वो इतनी गहरी नजरों से मुझे देख रहा था कि मैं घबरा कर सिद्रा के पीछे हो गई थी। वैसे भी ऐसा पहले भी एक बार हो चुका था, जब कोई लड़का मेरा रास्ता रोक लेता और फिर सिद्रा से ऐसी ऐसी सुनता कि दोबारा शक्ल भी न दिखाता। मगर ये बदमाश बहुत खतरनाक लग रहा था। क्यों, भाई लगते हो हमारे? वो बदमाश था तो फिर सिद्रा की जबान के आगे भी खंदक थी। सामने वाले की औकात के मुताबिक वो ऐसी सुनाती थी कि कानों से धुएं निकलने लगे। तुम्हारा भाई लग सकता हूँ अगर तुम्हारी इस दोस्त के साथ मेरी सेटिंग हो जाए तो। मेरा तो सांस गले में अटक गया था, और सिद्रा खा जाने वाली नजरों से उसे देख रही थी, और वो दीदे फाड़ फाड़ कर मुझे देख रहा था। कुछ देर सिद्रा उसकी बेबाकी को देखती रही, फिर जो सिद्रा ने शोर डाला उस चोर को भागती ही बनी थी, वरना वहां मौजूद लोगों से हड्डियां पसलियां तुड़वा कर जाता। मुझे सिद्रा पर रश्क हुआ था कि कितनी हिम्मत वाली है। इतनी हिम्मत मुझ में होती तो किसी की हिम्मत न होती मुझे यूं रास्ते में रोकने की। मैंने घर आकर कुछ दिन कॉलेज ना जाने का सोच लिया, और तबीयत खराबी का बहाना बनाकर अब्बा को भी राजी कर लिया था। अब्बा ने भी ज्यादा तफसील से कुछ नहीं पूछा, क्योंकि रजा हमारे घर आ रहा था और मुझे उसकी मेहमान नवाजी करनी थी। रजा मेरी फुप्पू का बेटा था। फुप्पू का खानदान और हम अरसा हुआ एक दूसरे से नहीं मिले थे। मेरी अम्मा से शादी करने से पहले अब्बा की मंगनी फुप्पो की नंद से हुई थी। पट्टे सट्टे का रिश्ता था, लेकिन अब्बा नहीं करना चाहते थे। और फिर जब उन्होंने अपनी मर्जी और पसंद से शादी मेरी अम्मा से कर दी तो फुप्पो बहुत नाराज हुई थी, और फिर फुप्पो और उनके खानदान ने मेरे अब्बा से सारे रिश्ते नाते खत्म कर दिए थे। मैं अपनी फुप्पो से कभी भी नहीं मिली थी, क्योंकि फुप्पो अब्बा की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। लेकिन गुजरते वक्त के साथ दिलों में पड़ी दरार कुछ हद तक कम होने लगी थी। ईद पर फुप्पो और अब्बा एक दूसरे को फोन करके मुबारकबाद दे देते थे, और कभी कभार खैरियत दरियाफ्त कर लिया करते थे। इससे ज्यादा कोई ताल्लुक फुप्पो से नहीं था हमारा। रजा उनका इकलौता बेटा था और बहुत काबिल भी था, बोर्ड टॉपर और बला का हैंडसम भी। वो अपनी तालीम मुकम्मल कर चुका था और एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी भी कर रहा था। फुप्पो कभी हमारे घर नहीं आई तो रजा भी कभी नहीं आया था, इसीलिए मैं उसे ठीक से नहीं जानती थी। मगर सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीर और वीडियोस देखकर मैं बिना पल के छपकाए उसे देखी जाया करती थी। सिद्रा अक्सर मुझे रजा का नाम लेकर छेड़ा करती थी, और मैं कहती मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, तो सिद्रा कहती तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है तो मेरी सेटिंग करवा देना। मुझे तो तस्वीरें देख कर ही उस यूनानी देवताओं जैसा हुस्न रखने वाले शहजादे से इश्क हो गया है। मैं सिद्रा की बातों पर हंसकर रह जाया करती थी। वो वाकई ऐसा था कि जो देखता उसकी मोहब्बत में मुब्तला हो जाता, और मैं भी खुद को उसकी मोहब्बत में मुब्तला होने से रोक नहीं पाई थी। रात देर तक मैं उसके इंस्टाग्राम की सारी तस्वीरें देखती जाती थी, और उसका हर नक्श मुझे हिफ्स हो गया था। और जब सुना कि वो कराची आ रहा है तो मेरा दिल बहुत जोरों से धड़कने लगा था। मैं उससे मिलना भी चाहती थी, मेरे अंदर हिम्मत भी नहीं थी उसका सामना करने की। इस ख्याल से ही मेरे गाल दहक जाते थे कि अगर वो मेरे सामने होगा तो मेरा क्या होगा। ये सोचकर ही मैं काम चाहती थी। रजा अपनी कंपनी के किसी काम से कराची आ रहा था, और उसने खुद ये फैसला किया था कि वो एक हफ्ता जो उसे कराची में गुजारना है किसी होटल की जगह वो अपने बड़े मामू यानी मेरे अब्बा के घर गुजारेगा। सिद्रा ने उसके आने का सुना तो बहुत खुश हुई थी, और पूरे दिल से उसकी मेहमान नवाजी की तैयारियां मेरे साथ करवा रही थी। जिस दिन रजा घर आने वाला था, सिद्रा ने भी कॉलेज की छुट्टी कर ली थी और हमारे घर पर ही थी। जैसे ही दरवाजे पर दस्तक हुई तो सिद्रा भागती हुई दरवाजे की तरफ गई। मैं बस मुस्कुरा कर रहती थी, क्योंकि मुझ में तो इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं जाकर दरवाजा खोल पाती। मैं किचन की खिड़की से छुप कर देख रही थी। जब सिद्रा ने दरवाजा खोला था, रजा मुस्कुराता हुआ अंदर दाखिल हुआ तो मेरा दिल इतना जोर का धड़कने लगा कि आवाज पूरे किचन में सुनाई देने लगी थी। सिद्रा ने उसे कुछ कहा था, जिस पर वो मुस्कुराया था। मेरी तरह उसके गालों में भी डिंपल पड़ता था। सिद्रा ने ही उसे ड्राइंग रूम में बिठाया और फिर चाय भी पेश की थी। मेरे तो जैसे पैरों और मुंह में अल्फी लग गई थी। वो तो शुक्र था कि सिद्रा मेरे साथ थी, जो भागम भाग सब संभाल रही थी। अब्बा भी थोड़ी देर में घर आ गए। रजा और अब्बा खुशगपियों में मसरूफ थे। मैं और सिद्रा खाना लगा रहे थे। बिलाखिर खाने की मेज पर
हम दोनों का सामना होने वाला था। और फिर जब वो मेरे सामने आकर बैठा तो मेरे हाथ से गिलास छूटते छूटते बचा था, और वो भी मुझे देखकर जैसे नजर हटाना भूल गया था। पहली बार मुझे अपनी खूबसूरती का दायरा होता हुआ नजर आया था, वरना जब भी मेरा कोई रास्ता रोकता या मुझे कोई छेड़ता तो मुझे अपनी शक्ल से चिढ़ हो जाती थी कि क्यों मैं इतनी खूबसूरत हूँ। लेकिन जब रजा की नजरें मुझ पर ठहर गईं तो मुझे खुद से मोहब्बत हो गई थी। ये परी है मामू? मुझ पर से नजरें हटाकर उसने अब्बा को देखा, और अब्बा के इस बात में सर हिलाते ही जाने क्यों उसके चेहरे पर कौसो कज़ाह के रंग बिखर गए थे। मैंने खाना बमुश्किल ही खाया था, और खाने के बाद सिद्रा चली गई तो मजबूरन चाय लेकर मुझे ही जाना था। अब्बा को कोई कॉल आ गई थी तो वो जरा सहन में निकल गए थे। मैं चाय लेकर लाउंज में आई तो मेरे हाथ कांप रहे थे, और मुझसे ट्रे गिरने ही वाली थी कि उसने थाम दी। मुझसे डर रही हो? क्या मेरी शक्ल इतनी बुरी है? चाय का कप लबों से लगाते उसने पूछा तो मैंने झट से ना में सर हिला दिया। मेरी हरकत पर वो कहकहा लगाकर हंस दिया था। मैं फौरन से वहां से भागकर कमरे में आ गई थी। बहुत मुश्किल था रजा से बात करना भी मेरे लिए। मुझे लगता कि मैं शर्म से ही मर जाऊंगी। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर सिद्रा भी मौजूद थी। वो बढ़ चढ़कर रजा को लवाजमात पेश कर रही थी और साथ हंसी मजाक भी कर रही थी। नाश्ते के बाद अब्बा और रजा दोनों चले गए थे और सिद्रा भी कॉलेज चली गई। मैंने घर के काम समेटे और बहुत दिल से खाना बनाने लगी। रजा के सोशल मीडिया से मैंने उसके पसंदीदा खानों का जानकर वही सब बनाया था। रात को खाने की मेज पर सिद्रा भी मौजूद थी। वो अपनी अम्मी से रात मेरे पास रुकने की इजाजत लेकर आई थी, इसीलिए मैं काफी खुश थी। रजा ने खाने की तारीफ की तो मैं हवाओं में उड़ने लगी थी। खाने के बाद रात देर तक मैं और सिद्रा आपस में बातें करते रहे थे। सुबह सिद्रा चली गई और फिर अब्बा और रजा भी चले गए। दिन को मैं और आपा ही होते थे घर पर। दिन का खाना खाकर हम दोनों फारिग हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने रजा को देखकर मेरी निगाहें झुक गई थी। गाल एकदम से लाल होने लगे थे। शायद वो मेरे दहकते गालों को देख चुका था, इसीलिए मुस्कुराता हुआ कमरे में चला गया। आपा ने खाने का पूछा तो उसने सिर्फ चाय मांगी। मैंने चाय बनाकर सोचा कि आपा ले जाएंगी, मगर वो लेटे लेटे गहरी नींद में चली गई थी, तो मैं खुद ही कमरे में चली गई। वो बैग में अपने कपड़े पैक कर रहा था। मुझे देखकर मुस्कुराया। उसका काम खत्म हो चुका था, इसीलिए उसे वापस जाना था आज ही। मेरा दिल उसके जाने की बात पर उदास हो गया था, मगर जब मैं उसके कमरे से निकलने लगी तो उसने मेरे हाथ में एक एनवेलप पकड़ा दिया। मैं तो जी जान से कांपी उठी थी और फौरन से दुपट्टे में एनवेलप छुपाकर उसके कमरे से निकली और अपने कमरे में लाकर किताबों में छुपा दिया था। मैं खुश भी थी और डरी हुई भी थी कि जाने रजा ने उस खत में मुझे क्या लिखा है, या ये खत मुझे क्यों लिखा। हर बार की तरह इस बार भी मैं खुद के लिए खुद हिम्मत नहीं कर सकी और सिद्रा को कॉलेज के बाद सीधा मेरे घर आने का कह दिया ताकि वो खत पढ़कर मुझे बताए कि क्या लिखा है। जब सिद्रा आई तो रजा जाने के लिए तैयार था। मेरी तरफ देखते उसकी आंखें मुस्कुरा रही थी। मैं उन आंखों में अपने लिए पसंदीदगी के रंग देखकर खुशी से पागल ही हो जाने वाली थी। सिद्रा उसे छोड़ने दरवाजे तक गई थी और जब वापस आई तो मैं उसे खींचकर कमरे में ले आई और दरवाजा अच्छी तरह बंद कर दिया था। जब मैंने सिद्रा को बताया कि रजा मुझे जाते हुए खत दे गया है तो मुझे लगा कि सिद्रा के चेहरे पर साए से लहरा गए, मगर वो एकदम मुस्कुरा दी। मैंने अपना वहम जानकर झटक दिया और जल्दी से उसे खत दिया कि पढ़े और फिर मुझे सुनाए, क्योंकि मेरे तो हाथ पैर ही इतने कांप रहे थे कि मैं ना पढ़ पाती। सिद्रा ने मेरे हाथ से एनवेलप लिया और उसे खोलकर खुशबू में लिपटा कागज निकाला और पढ़ना शुरू किया। मैं बहुत प्रैक्टिकल से इंसान हूं और यकीन नहीं रखता कि परियां होती हैं, मगर तुम्हें देखा तो लगा जैसे सच में किसी परी को देख लिया हो। मुझे नहीं पता था कि ताया की बेटी इस कदर खूबसूरत है, और मैं पहली बार कराची जाऊंगा तो मेरा दिल बार बार जाने की जिद करेगा। तुम्हें देखकर ही मेरा दिल धड़का था और उसी पल मुझे ये यकीन हो गया कि पहली नज़र की मोहब्बत भी अपना वजूद रखती है। मुझे तुमसे वही पहली नज़र की मोहब्बत हो गई है। तुम शायद नहीं जानती कि तुम किस कदर खूबसूरत हो, मगर मैं जानता हूँ तुमसे खूबसूरत दुनिया में कोई नहीं, और इतनी खूबसूरती को संभालने वाला साथी भी तो कोई होना चाहिए ना। और मैं तुम्हारा वही साथी बनना चाहता हूँ। मैं जिंदगी के हर मोड़ पर तुम्हारा हाथ थाम कर चलना चाहता हूँ। सुबह के सूरज की उभरती किरणों और चांद तारों के सामने तुम्हारे हुस्न के कसीदे पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारा हुस्न इस काबिल है परी कि उसे सराहा जाए, उस पर मर मिटा जाए, और मैं तुम पर मर मिटा हूँ। बहुत जल्द मैं मामा बाबा से बात करके ताया से तुम्हें हमेशा के लिए मांग लूंगा। तब तक तुम अपना ख्याल रखना और याद रखना तुम अपने पास ही अब मेरी अमानत हो। पढ़ते हुए सिद्रा का लहजा बीच बीच में लड़खड़ाया था।
मगर मैं अपनी खुशी में इतना मदहोश थी कि महसूस ही नहीं कर सकी। तुम लोगों की तो फुप्पो से नाराजगी चल रही है ना, तो फिर कैसे हो सकती है शादी? सिद्रा अजीब से अंदाज में बोली थी, जिसका मैंने अपनी धुन में खास नोटिस नहीं लिया था। मोहब्बत में बहुत दम होता है लड़की, ये अपना आप मनवा लेती है। तुम देखना, रजा फुप्पो को मना लेंगे, मुझे पूरा यकीन है। और वैसे भी फुप्पो और अब्बा की अब आपस में बनने लगी है। बहन भाई हैं, मजीद कब तक नाराज रहेंगे? कभी तो एक होंगे। और मुझे लगता है मैं और रजा ही उन दोनों की नाराजगी दूर होने की वजह बनेंगे। मैं अपनी मौज में कह रही थी और वो फीका सा मुस्कुराते ये कहते हुए जल्दी में निकल गई कि उसे अपनी अम्मी के साथ बाजार जाना है। उसके जाने के बाद खत को आंखों से लगाए मैं कई बार पढ़ चुकी थी। जितनी बार पढ़ती खुशी उतनी ही बढ़ती चली जा रही थी। चाहे जाने का सुरूर ही अलग होता है। मैंने कॉलेज जाना फिर से शुरू कर दिया था, मगर मैंने नोट किया था कि सिद्रा के रवैये में पहले जैसी गर्मजोशी नहीं रही थी। वो बहुत कम बोलने लगी थी और हंसती भी कम थी। मैं सिद्रा के रवैये की वजह से परेशान थी। ऊपर से उस बदमाश चोर ने भी मुझे तंग करके रखा हुआ था। आते जाते रास्ते में खड़ा होता था और फिर अक्षय का पीछा करता घर तक आता था। सिद्रा ने उसे उलझना भी छोड़ दिया था। सिद्रा का एकदम बदल जाने वाला रवैया मुझे समझ नहीं आ रहा था। जब एक दिन कॉलेज से वापसी पर उसने मुझसे मेरा फ़ोन मांग दिया। उसका फ़ोन ख़राब हो गया था और वो फिल्में देखने की कितनी शौकीन थी मैं ही जानती थी। इसीलिए उसके एक बार मांगने पर बिना कुछ पूछे मैंने उसे एक दिन के लिए अपना फ़ोन दे दिया था। अगले दिन भी वो शाम को मेरा फ़ोन ले गई थी और यूं रोज़ वो शाम को 1-2 घंटों के लिए मेरा फ़ोन ले जाती थी और मैं पूछती भी नहीं थी कि कहाँ लेकर जा रही है। वो मेरी बचपन की दोस्त थी, उस पर इतना एतबार तो मैं आंखें बंद करके कर सकती थी, मगर वो एतबार ही मुझे ले डूबा था। मेरे अब्बा की सारी उम्र की पूंजी, उनकी साख और इज्जत, मेरा वो एतबार करना ले डूबा था। मेरे एतबार ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था और जलील करके रख दिया था। वो एक मामूली सा ही दिन था जो मेरे लिए बहुत बड़ा तूफान लेकर आया था। इतना बड़ा तूफान कि मेरी ज़ात समेत मेरी खुशियां और मेरी इज्जत बहा कर ले गया था। मुझे सबकी नज़रों में बदकार औरत बना दिया था। बदकारी का इल्ज़ाम इतना बड़ा ऐब होता है कि औरत की पूरी जिंदगी खा जाता है, और ये इल्ज़ाम मुझ पर लगा था। ये ऐब मुझ में लोगों ने देख लिया था। मैं ऐबज़दा हो गई थी, मगर किस वजह से ये सोचती भी थी तो बहुत अजियत होती थी मुझे मेरे किसी अपने ने ही ऐसा मारा था कि पीने को मुझे पानी मिला, ना जीने जैसी जिंदगी। वो बहुत रोशन मगर मेरे लिए बहुत ही काला दिन था। अब्बा मामूल के मुताबिक ही नौकरी पर गए हुए थे। मेरी तबीयत कुछ ठीक न थी तो मैंने कॉलेज की छुट्टी कर ली थी और मोहल्ले में किसी औरत की डिलीवरी होने वाली थी तो आपा भी वहीं थी। मैं घर पर उस दिन अकेली थी और किचन में काम कर रही थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने सोचा कि आप आ गई होंगी। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मैं फटी फटी आंखों से उसे देख रही थी, जिसमें इतनी हिम्मत आ गई थी कि वो मेरे घर तक चला आया था। दरवाजे पर वही बदमाश शोकी खड़ा खबासत से मुस्कुरा रहा था। मैंने घबरा कर एकदम दरवाज़ा बंद करना चाहा था कि उसने ज़ोर से दरवाज़ा पीछे किया और अंदर आते ही दरवाजे को कुंडी लगा दी थी। मेरा मारे खौफ के बुरा हाल हो गया था। उसके चेहरे पर बहुत कमीनी मुस्कुराहट थी। वो मेरी तरफ बढ़ता चला आ रहा था और अगले ही पल सारी दुनिया मेरी आंखों के सामने घूम गई जब उसने मेरा दुपट्टा उतार कर दूर उछाल दिया। मेरे मुंह से चीख निकली थी और चीख इतनी तो जरूर थी कि 2-4 घरों तक मेरी आवाज गई होगी। उसने मेरे मुंह पर हाथ रख लिया था, लेकिन तब तक चंद एक लोग इकट्ठे हो गए थे और दरवाजा बजाना शुरू कर दिया था। मैंने जोर से शोकी के हाथ पर काटा और दरवाजे की तरफ बढ़ी, मगर जैसे ही दरवाजा खोला तो बाहर लोगों का एक जम्मे गफीर देखकर मैं एक पल को घबरा गई थी। मेरी हालत ही ऐसी थी कि मुझे खुद से शर्म आ गई, मगर जल्दी से एक आंटी ने चादर मुझ पर डाली। मोहल्ले के किरियाने की दुकान वाले सलीम अंकल आगे बढ़े और शोकी को धक्के देकर घर से निकाला। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे मोहल्ले की बच्ची पर हाथ डालने की? तुम्हें हम सब छोड़ेंगे नहीं। सब लोग मेरे साथ थे और शोकी को खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे। जब शोकी ने कुछ ऐसा कहा, बल्कि दिखाया, जिसने मेरी दुनिया हिला कर रख दी थी, और वो सब लोग जो कुछ पल पहले मेरे साथ थे, उनकी नजरों से एकदम ही मैं गिर गई थी। अपने मोहल्ले की इस शरीफजादी से भी पूछ लो क्यों बुलाया था मुझे जब शोर करना था। तो ये मुझे फंसाना चाहती है ताकि मुझसे छुटकारा मिल जाए। कोई और फांस लिया होगा, जैसे अपनी प्यारी प्यारी तस्वीरें भेजकर मुझे फांस रही थी। यकीन नहीं आता तो मैं दिखा देता हूं तुम लोगों को। शोकी ने सिर्फ कहा नहीं था बल्कि दिखाया भी था। मेरे नंबर से उसके साथ ढेरों प्यार और मोहब्बत, बल्कि इतनी शदीद गंदी बातें हुई थी कि सोचकर ही इंसान कांप जाए।
और मेरी ढेरों ढेर तस्वीर शोकी के मोबाइल में मौजूद थी, जो मेरे ही नंबर से उसे भेजी गई थी। मेरे पास कहने को अब कुछ नहीं बचा था। मैंने बेयकीनी से सिद्रा के घर की तरफ देखा, जहां वो छत पर खड़ी थी, और उसके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर मेरा सर चकरा गया था। वो तो मेरी दोस्त थी, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों कर गई? मुझे मेरी बचपन की दोस्त ने इतना बड़ा धोखा दे दिया था कि मैं समझ भी नहीं पाई थी। मुझे उसने ऐबदार बना दिया था। ऐसा ऐब मुझ में साबित कर दिया था उसने कि सबकी नजरों में मुजरिम बना दिया था मुझे। सारी दुनिया मेरी निगाहों के सामने घूमने लगी थी, और अगले ही पल मैं होशो हवास से बेगाना होकर गिरती चली गई थी। मुझे जब होश आया तो मैं अपने कमरे में थी और आपा सोफे पर बैठी थी। मुझे होश में आता देखकर फट से मेरे पास आई और मेरी खैरियत दरियाफ्त करने लगी थी, जिनकी आंखों में अपने लिए मैंने नफरत नहीं देखी थी। आपा की गोद में सर रखे मैं फूट फूट कर रो दी थी। मैं उन्हें कैसे बताती कि मेरी दोस्त मेरे साथ हाथ कर गई है। मुझे इतना बड़ा धोखा देने वाली मेरी दोस्त है। मैं सिद्रा से मिलना चाहती थी, उससे पूछना चाहती थी कि आखिर क्यों किया उसने ये सब मेरे साथ। मेरी पूरी जिंदगी सिद्रा ने खराब करके रख दी थी। मैं अब्बा से बात करना चाहती थी, लेकिन अब्बा ने भी मुझसे आंखें फेर ली थी। उन्हें भी सबकी तरह लगने लगा था कि मैं ही ऐबदार हूं, और उन्हें ये चीज खाई जा रही थी कि मुझ जैसी ऐबदार लड़की से शादी कौन करेगा। मेरे किरदार पर लगा दाग मेरा ऐब बन चुका था। रजा का फोन आया तो मुझे लगा कि वो मुझे समझेगा, लेकिन उसने भी सबकी तरह मुझे ही कसूरवार ठहराकर मेरी मोहब्बत मेरे मुंह पर दे मारी थी। मुझ जैसी लड़की को वो भी अपनाने को तैयार नहीं था। मुझसे सब कुछ छिन चुका था। मैं खाली हाथ कमरे में बैठी रोती रहती थी, क्योंकि अब्बा मुझसे बात नहीं करते थे और बाहर निकलने की जुर्रत मुझ में नहीं थी। जिन नजरों से सब मुझे देखते थे, मैं एक ही पल में कई बार मरती थी। मैं सिद्रा से इस सब की वजह जानना चाहती थी, इसीलिए आपा के हाथ कई बार सिद्रा का बुलावा भेजा, लेकिन सिद्रा की मां ने उसे मुझसे मिलने की इजाजत नहीं दी थी। मुझ जैसी से वो अपनी बेटी को दूर रखना चाहती थी। सिद्रा सब कुछ करके भी मजे से जी रही थी, और मैं बेकसूर होकर भी ऐबदार ठहराई गई थी। अपने खाली हाथ लिए अपने कमरे में बैठी मैं रोती रहती थी। उस दिन भी मैं अपनी किस्मत को रो ही रही थी जब सिद्रा कमरे में दाखिल हुई। मेरी बेस्ट फ्रेंड खाली हाथ रह गई। वो मेरी हालत से महजूज होने आई थी। वो मेरा मजाक उड़ाने और मुझे नीचे दिखाने आई थी, और मैं उसे देखती रही। जो कब बदल गई थी मुझे पता ही नहीं चला था। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? मैं बहते हुए आंसुओं में उससे सवालिया हुई थी, जिसकी आंखों में कोई रहम नहीं था। मैंने क्या कर दिया? ओह, रजा को फोन करके तुम्हारा कारनामा बता दिया? क्या करूं, रजा मेरा भी तो दोस्त है ना, और सब जानते पूछते मैं अपने दोस्त को गटर में थोड़ी गिरने दूंगी। उसकी बात पर मैं आह भरकर रह गई थी। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि सिद्रा ने उसे बताया होगा। वो तो बातों में बहुत तेज थी, अपनी जगह बना लेती थी, और रजा से दोस्ती भी कर चुकी थी, और मुझसे बचपन की दोस्ती को भूल चुकी थी। वो इतनी सफाक हो जाएगी मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं भी तो तुम्हारी दोस्त थी ना सिद्रा। मैंने बेबसी से उसे देखा। मुझ में तो आज भी खुद के लिए चिल्लाने की हिम्मत नहीं थी। मैं बहुत बेवकूफ थी, इसीलिए वो मेरे साथ खेल खेल गई थी। नहीं थी तुम मेरी दोस्त। नफरत है मुझे तुमसे और तुम्हारी शक्ल से। तुम्हारी वजह से हमेशा मुझे सबने डिग्रेड किया। गोरी काली की दोस्त, परी के साथ नजर बट्टू, और जाने कौन कौन से नाम दिए। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ याद नहीं है? मैंने सब याद रखा था, ताकि वक्त आने पर तुम पर वार करूं, और ऐसा वार करूं कि तुम्हारी तारीफ करने वाले तुम्हारे इस खूबसूरत थोबड़े पर थूक जाएं। हर ऐब से पाक मासूम परी में ऐब देखें। मैं हमेशा तुम्हारे साथ यही करना चाहती थी, बस फिर जब मौका मिला मैंने अपना काम कर दिया। अब हमेशा अच्छी चीजों पर सिर्फ तुम्हारा हक थोड़ी होगा, कुछ तो मुझे भी मिलना चाहिए, और अगर मुझे ना मिल सके तो तुम्हें क्यों कर मिले? हाँ, मैंने रजा को चाहा, उसे दिन रात अपने ख्वाबों में देखा, उसकी तस्वीरों का ढेर अपने पास रखा, इस उम्मीद पर कि कभी तो वो तुम लोगों की तरफ आएगा और मैं उसे खुद से मोहब्बत करवा दूंगी। उसने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा था कि उसे सूरत से फर्क नहीं पड़ता, बस मोहब्बत सच्ची होनी चाहिए। तो फिर क्यों वो तुम्हारी सूरत पर मर मिटा? मैं उसे नजर नहीं आई क्या? लेकिन तुम्हारे होते हुए मैं कैसे किसी को नजर आ सकती हूँ? मैंने सोच लिया था कि रजा मुझे नहीं मिल सकता तो उसे तुम्हारा भी नहीं होने दूंगी, और देखो मैंने कर दिखाया। मैंने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा परी। तुम्हारी इस हसीन शक्ल की अब किसी को जरूरत नहीं है। वो फट पड़ी थी और मैं सुनसी बैठी उसे देखती रह गई थी। वो मुझसे एक बार तो कह देती, उसके लिए मैं अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार हो जाती, लेकिन वो दोस्ती में मुझे ये दिन तो ना दिखाती।
اس کے اندر کی حسد نے اسے برباد کیا اور اس نے مجھے برباد کر دیا تھا۔ تم نے اتنی سی بات کے لیے مجھے عیبدار بنا دیا۔ ایک بار کہہ دیتی، اس دوستی پر میں ایسی 100 محبتیں قربان کر سکتی تھی۔ تم نے تو مجھے بھری دنیا میں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا سدرا۔ سدرا وہ گدھ تھی جو اپنی ہی دوست کا ماंس کھا گئی تھی۔ تو میں کیا کرتی؟ اور میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ تمہارے ہوتے ہوئے مجھے کوئی دیکھتا بھی نہیں تھا، تو میں یہ سب کیسے نہ کرتی؟ میری مجبوری تھی، مجھے یہ سب کرنا ہی پڑا تھا۔ تمہیں برباد کرنا میری منشا نہیں، مجبوری تھی۔ میں ہمیشہ تم سے خار کھاتی تھی، اور جب رضا نے تمہیں محبت نامہ بھیجا تو میرے اندر نفرت کی آگ سلگ اٹھی تھی۔ میں تمہاری زندگی پلٹ دینا چاہتی تھی، اور دیکھو خدا بھی یہی چاہتا تھا۔ اسی لیے شوقی کی صورت میں خود ایک عدد گدھا بھیج دیا، جس کو میں نے کہا کہ تم نمبر مانگ رہی ہو، اور پھر تمہارے موبائل سے اسے میں نے کال اور میسیجز بھی کیے، تمہاری تصاویر بھی بھیجی، اور گھر پر بھی اسے میں نے ہی بلایا تھا تاکہ محلے والے تمہیں اس کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑ لیں، اور پھر وہ ثبوت کے طور پر سب کو وہ چیٹ دکھا دے تاکہ تم کو کوئی دیکھے بھی نہ۔ پھر وہ خود کو بدماش کہتا ہے، اگر نکلا بے وقوفی۔ وہ سچ میں سمجھتا رہا کہ تم بات کرتی ہو اس سے۔ اپنی مرضی اور منشا سے کیے گئے فیصلوں کو وہ مجبوری کا نام دے رہی تھی۔ وہ ولن نہیں تھی، مگر اپنے حسد کے ہاتھوں بہت بڑی ولن بن گئی تھی۔ اس واقعے کے بعد ابا جلد سے جلد میری شادی کروا دینا چاہتے تھے، لیکن میرے اس عیب کی وجہ سے کوئی مجھ سے شادی کرنے کو تیار نہیں ہوتا تھا۔ تھوڑے سے وقت میں سینکڑوں رشتے میرے آ چکے تھے، مگر سب حقیقت جان کر واپس چلے جاتے تھے۔ میں بہت بری طرح دھتکار دی گئی تھی جب ایک دن چاچی ہمارے گھر آئی۔ چاچا چاچی لوگوں سے ہمارا ملنا جلنا کم ہی تھا، کیونکہ چاچی کی زبان کے آگے خندق تھی۔ مجھے لگا وہ بھی سب کی طرح مجھے تانے مارنے آئیں گی، مگر وہ جس قدر محبت سے مجھ سے ملی تو میں حیرت سے ان کا چہرہ ہی دیکھتی رہی تھی۔ ان کے چہرے سے مسکراہٹ الگ ہی نہیں ہو رہی تھی، اور کئی ایک بار وہ محبت سے میرا ماتھا بھی چوم چکی تھی۔ میں تو ان دنوں محبت اور یقین کی بھوکی بنی پھر رہی تھی۔ وہ مجھ سے محبت سے ملی تو میں بھی ان کے آگے بھی گئی تھی، اور جب انہوں نے اپنے بیٹے ثاقب کے لیے میرا رشتہ مانگا تو میں اور ابا دونوں ہی بونچکا رہ گئے تھے۔ چاچا چاچی یہیں 2 محلے چھوڑ کر رہتے تھے، اور گھر کے قریب ہی ثاقب کی کریانے کی دکان تھی۔ مجھے ثاقب کبھی بھی پسند نہیں رہا تھا، لیکن ایسے وقت میں جب میرے عیب کی وجہ سے کوئی مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، ابا کو یہ رشتہ غنیمت لگا تھا۔ ابا نے جھٹ سے ہاں کر دی، اور چاچی میرے ہاتھ میں شگن رکھ کر چلی گئی تھی۔ مجھے اپنی قسمت پر بہت رونا آیا تھا۔ میں تو سمجھا کرتی تھی کہ اپنی حسین شکل کی وجہ سے میں راج کروں گی، لیکن یہاں تو میں بری طرح سے تباہ ہو چکی تھی۔ ثاقب 1 نمبر کا لوفر، لفنگا اور لڑکی باز تھا، یہ بات ابا بھی جانتے تھے، لیکن جتنی بدنامی ہو چکی تھی وہ بس کسی بھی طرح مجھے رخصت کر دینا چاہتے تھے۔ چنانچہ شادی کی تیاریاں ہونے لگی۔ 1 ہفتے کے اندر اندر شادی تھی، اسی لیے ابا سے جو بن پڑا انہوں نے کیا تھا۔ میں مایوں بیٹھی تو سدرا بھی مجھ سے ملنے آئی تھی، اور مجھے دیکھ کر تا دیر ہنستی رہی تھی۔ تمہیں لگا تھا اس خوبصورت شکل کے بلبوتے پر رضا جیسے کسی حسین اور امیر لڑکے کے دل پر اور گھر پر راج کرو گی، مگر دیکھو نا اپنی قسمت۔ اب تم ثاقب کی بیوی بن کر ساری زندگی ایڑیاں رگڑو گی، اور مجھے یہ سب دیکھ کر بہت سکون ملے گا۔ تمہاری تباہی پر سب سے زیادہ خوش میں ہی ہوں گی۔ اپنے آگ اگلتے لہجے سے مجھے جلا کر بھسم کرتی وہ چلی گئی تھی۔ اس نے میرے ساتھ بہت غلط کیا تھا، مگر میں چاہ کر بھی نہ اس کا منہ توڑ سکتی تھی، نہ اس سے برا بھلا کہہ سکتی تھی۔ دوستی میں وہ دھوکے باز نکلی تھی۔ میں تو اپنی جگہ صحیح تھی۔ میں نے اپنا معاملہ خدا کے سپرد کر دیا تھا۔ مجھے انصاف دلوانے والا اب صرف خدا ہی تھا۔ جس دن میری بارات آئی اس دن بڑا تماشا ہوا۔ اس دن اتنا بڑا تماشا ہوا کہ میری دنیا ہل کر رہ گئی، بلکہ میں نے اس دن کے تماشے میں اپنی زندگی کے سب سے قیمتی انسان کو کھو دیا تھا۔ میں نے سب کھو دیا تھا۔ میں دلہن بنی بارات کا انتظار کر رہی تھی۔ چاچی بارات لے کر آئیں، اور جیسے ہی نکاح کی رسم شروع ہونے والی تھی چاچی نے بیچ میں رولا ڈال دیا۔ انہوں نے ایک ایسی بات کی جس نے میرے ابا کا دل ہی بند کر دیا تھا۔ جہیز وغیرہ کی بات کر لیں، اس کے بعد نکاح شروع کرتے ہیں۔ ہمیں جہیز میں کچھ نہیں چاہیے، بس 10 لاکھ چاہیے تاکہ ثاقب اپنا کاروبار شروع کر سکے۔ کاروبار ہوگا تو آپ کی ہی بیٹی راج کرے گی نا۔ ہم اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہے، آپ کی بیٹی کے اچھے فیوچر کے لیے 10 لاکھ چاہیے۔ چچی کی بات پر ابا شر رہ گئے تھے۔ تھوڑی سی تنخواہ میں سفید پوشی سے ساری زندگی گزار دینے والے ابا کے پاس 10 لاکھ کہاں سے آئیں گے؟ چاچی نے کیا سوچ کر یا کیا دیکھ کر بولا تھا، نسرین میں غریب آدمی ہوں، اتنے پیسے کہاں سے لاؤں گا؟ میرا تو ایک گھر بھی کرائے کا ہے، تم تو جانتی ہو نا۔ پھر ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ ایک بیٹی کا باپ
बल्कि मुझ जैसी ऐबदार बेटी का बाप कितना बेबस होता है, मैंने आज देखा था। मुझे नहीं पता भाई साहब, 10 लाख मिलेंगे तो शादी होगी, वरना बारात वापस जाएगी। इनकार करने से पहले ये भी तो जरा सोचें कि कितना बड़ा दाग, कितना बड़ा ऐब है आपकी बेटी में। किसी गैर मर्द के साथ रंगे हाथों पकड़े जाना कोई छोटा ऐब नहीं है कि उसे नजरअंदाज कर दिया जाए। कोई भी गैरतमंद आदमी तो कभी भी ऐसी बदकिरदार लड़की से शादी न करे, मगर हम अपने हैं, अपनों का दुख सुख अपने नहीं बांटेंगे तो और कौन बांटेगा। इसीलिए मैंने अपने साकिब को पेश कर दिया, आपका बोझ कम करने के लिए। अब आप भी थोड़ा सोचें, 10 लाख ऐसी ऐबदार बेटी को ब्याहने के लिए ज्यादा बड़ी रकम नहीं है। चाची की वो मोहब्बत, वो अपनापन सब दिखावा था। उनका असल मकसद तो अब्बा की मजबूरी से फायदा उठाकर उन्हें लूट लेना था। सब कुछ जानते बूझते भी उन्होंने इसीलिए रिश्ता मांगा था कि ऐन वक्त पर ऐसी शर्त रखेंगी जिसे अब्बा को मानते ही बनेगी। चाचा चाची को लगता था कि अब्बा, जो किसी से भी कभी कर्ज नहीं लेते और कोई मांगे तो उसे खाली हाथ भी नहीं जाने देते, तो उनके पास कारून का खजाना है। लेकिन मेरे अब्बा खुददार आदमी थे। कम में अच्छे से गुजारा करना और दूसरों की मदद करना उन्हें पसंद था। लेकिन चाचा चाची कारून का खजाना समझकर लूटने पहुंच चुके थे। मेरे पास 10 लाख नहीं है नसरीन, मेरे पास 10 लाख नहीं है। अब बाजारों कतार रोते हुए सोफे पर ढह गए थे। ठीक है, मुझे भी फिर अपनी बेटी की शादी ऐसी बदकिरदार लड़की से नहीं करनी। चाचा चाची बारात वापस ले गए थे और बाकी मेहमान भी मुझे बदकार कहते मुझ पर थूकते हुए चले गए थे। किसी ने हमसे जरा सी भी हमदर्दी नहीं की थी। अब्बा काफी देर तक सोफे पर एक ही पोजीशन में बैठे रहे, तो मैं उठकर उनके पास गई और जैसे ही उन्हें छुआ मेरे मुंह से चीख निकली थी और अब्बा का वजूद बेजान होकर सोफे से नीचे गिर गया था। अब्बा के पास बैठी मैं चीख चीख कर रो रही थी, लेकिन तब तक अब्बा जा चुके थे। मेरे अब्बा, मेरी कुल दुनिया मुझे छोड़कर जा चुकी थी। मेरे पास कुछ नहीं बचा था। वो सारे लोग जो थूक कर चले गए थे, थोड़ी हमदर्दी उनके अंदर जागी गई, इसीलिए आना शुरू हो गए थे। ऐसी बेटी हो तो इज्जतदार बाप कहाँ जिंदा रह पाता है। ये तो खूबसूरत डायन निकली जो अपने ही बाप को खा गई। बेचारा इज्जतदार आदमी था, मगर बेटी ने कहीं का नहीं छोड़ा। ऐसी औलाद पैदा होते ही मर क्यों नहीं जाती। खुदा ने शक्ल दी तो बीबी इस पर इतराती बदकारियों पर उतर आई। तौबा है भाई, तौबा। एक बार भी अपने शरीफ बाप के बारे में नहीं सोचा। ऐसी लड़की को कौन ही अपनाना चाहेगा। भाई, ऐसी लड़की को तो हम भी अपने मोहल्ले में नहीं रख सकते। इसके बाप का कफन दफन हो तो इसे भी चलता करो यहां से। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, हमारी भी जवान बच्चियां हैं और एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। बिल्कुल आंटी, अब तो मैं भी इससे नहीं मिलती। मेरी दोस्त थी, इसीलिए इसके ऐबों पर मैं पर्दे डालती रही, वरना इसकी हकीकत पहले ही सबके सामने खुल जाती। इसके इतने लड़कों के साथ चक्कर देखकर मैं इसे समझाती थी, लेकिन इसने मेरी कभी नहीं सुनी। अब तो मैं इससे बात भी नहीं करती। ऐसी लड़की से बात करके हम शरीफजादियों के दामन भी मैले ही होंगे। ये सिदरा थी जो मेरी बर्बादी में हर मुमकिन अपना हिस्सा डाल रही थी। 100 लोग, 100 जबानें थी, जिसके मुंह में जो आया बोलता चला गया। मेरा दिल जैसे फट रहा था और आंखों से अश्क रवां थे। अब्बा के पैरों पर सर रखकर आंखें बंद करते मैंने शिद्दत से दुआ की थी खुदा से कि या मुझे भी अब्बा के साथ ही मार दे या कोई ऐसा मुआवजा कर दे कि दुनिया देखती रह जाए। मैं ज़ेरे लब खुदा से यही दुआ मांगती, आंखें बंद किए बैठी थी कि अगले ही लम्हे मुझे सिदरा की आवाज़ सुनाई दी। वो उसका शौक लहजा था, जैसे कुछ ऐसा देख लिया हो जिसकी उम्मीद भी उसे ना हो। मैंने जैसे ही आंखें खोलकर सर ऊपर उठाया तो मैं खुद हैरत ज़दा रह गई थी। वहां फुप्पो और रजा खड़े थे। मुझे नहीं लगा था कि रजा अब कभी मेरी शक्ल भी देखेगा, मगर वो आ चुका था और उसे देखकर सबसे ज्यादा सिदरा की आंखें फटी थी। जिस इंसान को मेरी जिंदगी से निकालने के लिए उसने इतने पापड़ बेले थे, उसे वापस देखकर तो वो भस्म ही हो गई थी। अपनी फुप्पो को मैंने पहली बार देखा था, मगर जब उन्होंने मुझे भींचकर अपने सीने से लगाया तो मेरे वजूद में सुकून सा उतरा था। उनके लम्स में बहुत खुलूस था और पछतावा भी कि अपने भाई की जिंदगी में वो आ नहीं सकी थी। दरअसल फुप्पा उन्हें आने नहीं देते थे और कुछ दिन पहले फुप्पा का इंतकाल हो गया तो फुप्पो एकदम उस जंजीर से आज़ाद हो गई थी। जरा संभली तो अब्बा की मौत का सुना और रजा के साथ भागी चली आई थी। मैं उन्हें देखकर बहुत खुश थी क्योंकि अकेलेपन का एहसास कम होता चला गया था। अब्बा का कफन दफन हो गया तो फुप्पो ने मुझे सामान पैक करने का कहा। वो मुझे अपने साथ लाहौर लेकर जा रही थी और जब उन्होंने कहा कि वो मेरी शादी रजा से करवाना चाहती हैं तो मैं उन्हें देखती रह गई थी। क्या आप मेरे ऐप से वाकिफ नहीं हैं फुप्पो? मुझे यही लगा था कि फुप्पो को कुछ नहीं पता, इसीलिए वो कह रही हैं, मगर उन्हें सब पता था।
सब पता है मुझे बेटा, और रजा को भी सब पता है। और मैं ये भी जानती हूँ कि मेरे भाई की तरबियत इतनी खराब नहीं हो सकती कि उसकी बेटी का किरदार खराब निकले। बस तुम्हारी किस्मत खराब थी मेरी बच्ची, जो गलत लड़की को दोस्त बना लिया। डाइन भी साथ घर छोड़कर वार करती है, मगर उस लड़की ने तो तुम पर ही रहम नहीं किया। खुदा उसे कभी माफ नहीं करेगा और तुम्हारे दुख का बदला देगा। फुप्पो ने मुझे गले से लगाया तो मैं फूट फूट कर रो दी थी, जिसे मेरी बेगुनाही का यकीन था। और शाम को रजा मेरे पास आया तो उसकी आंखों में बसी मोहब्बत और लफ्जों में रचे एतबार को देखकर मैंने बेसाख्ता आसमान की तरफ सर उठाया था। खुदा ने मेरी सुन ली थी और मुआवजा कर दिखाया था, ऐसा मुआवजा कि लोग देखते रह जाएं। मैं तुम पर भड़क उठा था, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा था। और जिस तरह से तरह बातें कर रही थी मुझे शक गुजरा, क्योंकि वो तो तुम्हारी दोस्त थी। फिर इतनी बुराइयां मुझसे क्यों कर रही थी तुम्हारी? एक दिन जब उसने कहा कि मैं उसे अच्छा लगता हूं तो सब कुछ मेरी समझ में आने लगा था। मैंने बातों बातों में उससे उस बदमाश का नाम वगैरह उगलवाकर अपने एक पुलिस वाले दोस्त से फेवर मांगी और उसे उठवा लिया। जब 2-4 पढ़ी तो उसने सब कुछ बता दिया। उसे भी बाद में पता चला था कि ये सब सिद्रा की चाल थी। मैं हकीकत जान चुका था और मामू के पास आकर बताना चाहता था, लेकिन फिर मेरे बाबा का इंतकाल हो गया और मुझे कोई होश न रहा। उस गम से निकले थे कि मामू की मौत का सुना और हम भागे चले आए। तुम्हें अब किसी से घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूं तुम्हारे साथ और बहुत इज्जत से तुम्हें ब्याह कर ले जाऊंगा। ये सब लोग और वो सिद्रा देखती रह जाएगी। मैंने आंखें बंद करके अपने सारे आंसुओं को बह जाने दिया। मैंने अपना मामला खुदा पर छोड़ा था और खुदा ने मेरा इंसाफ कर दिया था। जब मेरी और रजा के निकाह की बात मोहल्ले में फैली तो सबसे पहले सिद्रा आग बगोला हुई आई थी, मगर फुप्पो ने उसे सही ठंडा करके वापस भेजा था। वो तो जैसे पागल ही हो रही थी कि इतना सब कुछ करने के बावजूद वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकी थी। जिस इंसान को वो मुझसे छीनना चाहती थी वो मेरा होने वाला था, और जिस दिन निकाह हुआ उस दिन भी वो आग बनी हुई आई थी। रजा का नाम पाते ही मेरे अंदर जाने कहां से इतनी हिम्मत आ गई थी कि मैंने उसे थप्पड़ खींच मारा था। रजा जैसे इंसान के मुझे मिलने पर जहां सारा मोहल्ला हैरत ज़दा सा मेरी किस्मत को देख रहा था, वहीं जब सिद्रा गुस्से और हसद से पागल होती मेरे घर के दरवाजे के सामने चिल्लाते हुए सब बोलती चली गई तो लोगों ने मुंह पर हाथ रख लिए थे। उसने मुझे बदनाम किया था और उसी के मुंह से खुदा ने सच निकलवा कर सबके सामने कर दिया था। मेरा ऐब खुदा ने धो डाला था। सिद्रा को उसके भाई ने मार मार कर घर में बंद कर दिया था और सब मोहल्ले वाले मुझसे माफी मांगने और अपनी दुआओं में मुझे रुखसत करने आए थे। सिद्रा की अम्मी ने भी रोते हुए सिद्रा के लिए मुझसे माफी तलब की थी और मैंने उसे माफ कर दिया था, मगर कुदरत उसे माफ नहीं कर सकी थी। रजा के साथ लाहौर आने के कुछ दिन बाद पता चला कि सिद्रा जख्मी हालत में मोहल्ले के बाहर के कचरे के ढेर पर पाई गई थी। वो किसी काम से घर से निकली थी और शोकी ने उस पुराने धोखे का बदला लेने के लिए उसे उठा लिया। बहुत ढूंढने के 1 हफ्ते बाद वो मिली तो बहुत बुरी हालत में थी। शोकी ने मुसलसल उसे अपनी ज्यादती का निशाना बनाया था। सिद्रा को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसके जख्म तो भर गए मगर जहनी तवाजुन बिगड़ गया था। पुलिस ने शोकी को भी गिरफ्तार कर लिया था और मैं खुदा की कुदरत पर सजदा रेज हो गई कि वो अपने बंदों पर हुई ज्यादतियों को भूलता नहीं है और दुनिया में ही सजा देता है। मैं रजा की सूरत शोहर और फुप्पो की सूरत मां को पाकर बहुत पुरसुकून जिंदगी गुजार रही थी और मुझे बर्बाद करने वाले दोनों को सजा भुगतनी थी, भयानक सजा, वो भी मौत आने तक। बेशक खुदा अपने पाक बंदों के लिए मुआवजे दिखाता है और मेरी दुआ सुनकर खुदा ने मुआवजा दिखा दिया, जिससे मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।